बनता कैसे है, प्रतिरोध के प्रकार क्या है और यहाँ तक कि प्रतिरोध पर अंकन कैसे किया जाता है। आज जो महत्वपूर्ण 2 वैज्ञानिक विधियाँ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें आप सभी जानते हैं कौन-कौन सी है, व्हीटस्टोन और ओम का ब्रिज, है ना? आ जाओ समझते हैं बेटा। तो सबसे पहले प्रतिरोध मापने की विधियाँ। तो आगे है बेटा प्रतिरोध मापने की विधियाँ कि भई प्रतिरोध को किस-किस तरह कैसे मापा जाता है। चलिए, तो बेटा आओ हम समझते हैं। तो बेटा वैसे तो खूब सारी विधियाँ हैं, लेकिन वैज्ञानिक तौर पे बेटा 2 प्रकार से मापा जा सकता है। पहले तो ये देखो बेटा प्रतिरोध को क्लासिफ़ाई किस तरह से किया जा सकता है। तो बेटा इसको जानने से पहले अपने को पढ़ना क्या है? अपने को 2 विधियाँ पढ़नी है ना? पहली विधि क्या पढ़नी है? पहली विधि क्या पढ़नी है? जो आप सभी को पता है बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। पहली कौन-सी विधि है? ए, व्हीटस्टोन ब्रिज विधि, ठीक है? और दूसरी बेटा अपने को कौन सी विधि पढ़नी है? ओम मीटर, है ना? और दूसरा कौन सी पढ़नी है? ओम मीटर विधि, ओम मीटर विधि। इसके अलावा भी आपके ज़हन में बहुत सारी विधियाँ आ रही होगी, जैसे कि बेगर कब पढ़ाएँगे सर? जैसे कि बहुत सारी विधियाँ होती है। डायरेक्ट कैरी फॉस्टर विधि, वो डबल केल्विन डबल ब्रिज विधि, बेटा ये सब कहाँ पढ़ी जाती है? मेज़रमेंट में पढ़ी जाती है, ठीक है? यहाँ प्रतिरोध के चैप्टर में मूल रूप से हमें 2 विधियों का पढ़ना होता है। लेकिन बेटा इसमें आपको सिर्फ़ ये ध्यान में रखना है कि प्रतिरोध कितने तरह से बाँटे जाते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखना है। तो आओ बेटा, प्रतिरोध को 3 समूह में बाँटा जाता है बेटा। प्रतिरोधों को यहाँ लिखेंगे, प्रतिरोधों को प्रतिरोधों को कितने समूह में बाँटा जाता है बेटा? को 3 समूह में बाँटा जाता है, ये ध्यान रखना। 3 समूह में बाँटा जाता है, ठीक है? चलिए, बाँटा जाता है। चलिए, ये ज़रूर आपको जानना है, बाकी विधियाँ तो आपको 2 ही पढ़नी है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो पहला कौन-सा है बेटा? आप सभी को पता है, निम्न प्रतिरोध। निम्न प्रतिरोध। अब आप कहेंगे सर ये निम्न प्रतिरोध की सीमा क्या होती है? तो बेटा ये ध्यान रखो, जो भी मेरे प्रतिरोध 1 ओम से कम है, 1 ओम से कम है, इन सभी को क्या बोला जाता है साथियों? इन सभी को बोला जाता है निम्न प्रतिरोध, ठीक है? अच्छा, अब आप पूछिएगा इसका एग्ज़ाम्पल कहाँ है? तो बेटा आपका इसका उदाहरण क्या होता है? जैसा कि आपका आर्मेचर, जब आप मशीन पढ़ेंगे ना, तो बेटा उसमें हम देखेंगे आर्मेचर। तो जो आर्मेचर होता है ना बेटा, इस आर्मेचर का प्रतिरोध इसी का उदाहरण होता है आर्मेचर प्रतिरोध। ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद बेटा आपकी जो दूसरी होती है, आपका दूसरा प्रकार होता है, वो होता है मध्यम प्रकार, है ना? बेटा इसको थोड़ा-सा जानकारी लो, बाकी सब हम मेज़रमेंट में पढ़ेंगे। मध्यम प्रतिरोध, बेटा मध्यम प्रतिरोध का मान कितना होता है? तो आप सभी को पता है 1 ओम से लगाकर 1 ओम से कहाँ तक? 100 मेगा ओम। 1 ओम से 100 किलो ओम, माफ़ कीजिएगा 100 किलो ओम। और बेटा इसी 100 किलो ओम को क्या लिखा जाता है? इसी को 0.1 मेगा ओम भी लिखा जाता है। और बेटा जितनी भी आपकी जो मीडियम रेजिस्टेंस होती है, वो इसी में आती है, ठीक है? इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मध्यम प्रतिरोध 1 ओम से 100 ओम, तो कोई भी आपका विद्युत परिपथ, परिपथ में जो भी प्रतिरोध होते हैं बेटा इसके उदाहरण है ना? ठीक है। इसके अतिरिक्त बेटा एक और श्रेणी होती है प्रतिरोधों की जिसको बोलता है उच्च प्रतिरोध। उच्च प्रतिरोध, बेटा ये उच्च प्रतिरोध पूछेगा क्या होता है, तो बेटा आप उसको बोलना कि इसका मान क्या होता है? 100 किलो ओम से अधिक। क्या होता है बेटा? 100 किलो ओम, या फिर आप कह सकते हो 100 किलो ओम या फिर 1 मेगा ओम या पॉइंट मेगा ओम से ऊपर का जो भी मान होगा ना बेटा, वो मेरा क्या कहलाएगा? उच्च प्रतिरोध। और बेटा इसका प्रयोग क्या होता है? इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है आपके इंसुलेशन का प्रतिरोध। इंसुलेशन प्रतिरोध, बेटा ये सारी चीजें आपको ज्ञात होनी चाहिए, ठीक है? तो यहां तक आपको सिर्फ ये चीजें ध्यान में रखनी है। आपको इस चैप्टर के अंदर सारी चीजें इसलिए नहीं पढ़ाई जा रही क्योंकि आगे मेजरमेंट में आपका ये टॉपिक आएगा। यहाँ आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, 2 विधियाँ होती है, व्हीटस्टोन और ओम मीटर, इसकी हम चर्चा करेंगे। और ये जरूर ध्यान रखा है, प्रतिरोध को कितने समूह होते हैं? तो 3 होता है। निम्न प्रतिरोध यानी कि 1 ओम से कम, यानी कि आर्मेचर प्रतिरोध, और 1 से 100 ओम के बीच में होता है, वो होता है परिपथ के प्रतिरोध, और उच्च होता है 0.1 मेगा ओम से अधिक, ठीक है? समझ में आ गया? चलिए, तो अब एक-एक करके हम प्रतिरोध, व्हीटस्टोन और ओम मीटर के बीच में स्टफ देखते हैं या फिर उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हम देखो इसकी महत्वपूर्ण विधि के बारे में पढ़ते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। आ जाओ, नाम तो सबने सुना होगा, चलिए अभी बता देते हैं बेटा। व्हीटस्टोन, व्हीटस्टोन
ब्रिज, जैसा कि नाम से ज्ञात होता है, ये क्या है? एक ब्रिज है, बिल्कुल, और जिसको व्हीटस्टोन साहब ने बनाया होगा, ठीक है? अच्छा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज। चलिए, देखते हैं बेटा, ये क्या होता है बेटा? आपने कभी सोचा है व्हीटस्टोन में क्या होता है? बेटा कुछ भी नहीं होता। इसके अंदर 4 प्रतिरोध होते हैं और 3 ज्ञात होते हैं और 1 क्या होता है? अज्ञात। आ जाओ, लिख देते हैं। यह यह 4 प्रतिरोधी यह 4 प्रतिरोधी बेटा क्या होता है? ब्रिज होता है, ब्रिज होता है और इसमें से इसमें से किसी एक अज्ञात प्रतिरोध का मान, एक अज्ञात प्रतिरोध का मान अन्य के मानों से ज्ञात किया जाता है। मानों से ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। अभी देखना, अभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। किया जाता है ना? यह एक ब्रिज होता है जिसका मान अन्य के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है, ठीक है? अच्छा, इसका उपयोग कहाँ होता है? कभी सोचा है? तो बेटा आपने एक नाम सुना होगा प्रयोगशाला में, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, बेटा उसमें इसका प्रयोग होता है। तो बेटा इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो इस व्हीटस्टोन का अभी बताएंगे क्या होता है, बिल्कुल। तो इसका उपयोग कहाँ होता है बेटा, ये पूछा जाता है तो बोलना। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो बेटा होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स में। पोस्ट ऑफिस बॉक्स में इसका उपयोग होता है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स में उपयोग होता है, उपयोग होता है, बॉक्स में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ध्यान रखना, है ना? वहां पे इसके सिद्धांत का यूज होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स में, ठीक है बेटा? अच्छा, ये करता क्या है? तो बेटा आपको सभी को पता है ये क्या करता है? कम प्रतिरोधी मान की गणना करता है। तो लिखो बेटा, आपको पूछेगा उच्च प्रतिरोध से कर सकते हो क्या? तो कभी नहीं कर सकते। तो बेटा इससे क्या करोगे? इससे आप किसकी मान की गणना करोगे? तो आप पता है इससे इससे कम प्रतिरोधी कम प्रतिरोधी कम प्रतिरोधी मान की मान की गणना गणना होती है। यानी कि इससे क्या होता है बेटा? कम प्रतिरोधी मान की गणना होती है। ठीक है, समझ गए? बहुत बढ़िया। अच्छा सर, ये और क्या कर सकता है? तो बेटा ये ओपेम के साथ तापमान, विकृति और प्रकाश की भी माप कर सकता है। तो लिखो बेटा, इससे और क्या होता है? तो ये क्या कर सकता है बेटा? यह ओपेम का नाम सुना हुआ है? बिल्कुल, हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो समझेंगे। अभी आप ध्यान रखो, यह ओपेम ओप एम्प ओप एम्प को क्या बोलते हैं बेटा? इसको कहते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एम्पलीफायर फायर के साथ, अभी बस लिखो आप, के साथ क्या कर सकता है बेटा? प्रकाश, विकृति और तापमान की माप कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा? प्रकाश, विकृति, बेटा ये सब आईटीआई की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। विकृति यानी कि जो भी आपका विकृति होता है ना, चेंज उसका, तथा तापमान का माप कर सकता है, माप कर सकता है, ठीक है? सकता है, ये बेटा बेहद इंपॉर्टेंट चीजें है। अब उसके अलावा ये क्या कर सकता है बेटा? ये व्हीट स्टोन में थोड़ा सा परिवर्तन कर हम धारिता, प्रेरकत्व का भी माप कर सकते हैं। तो लिखो बेटा, आप जितने भी ये ब्रिज पढ़ते हो ना, ये क्या है? मैक्सवेल है, शेयरिंग है, ये क्या चीज है बेटा? इसी का परिवर्तन है। तो बेटा लिखो, आप लिखोगे कि व्हीट स्टोन में थोड़ा सा परिवर्तन कर धारिता, प्रेरकत्व और प्रतिबाधा का मान भी ज्ञात किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। इसी व्हीट स्टोन ब्रिज में थोड़ा परिवर्तन कर थोड़ा परिवर्तन कर बेटा क्या कर सकते हो आप? धारिता यानी कि कैपेसिटेंस जो होता है ना आपका शेयरिंग ब्रिज, वो, उसके अलावा प्रेरकत्व तथा प्रतिबाधा को ज्ञात किया जा सकता है, किया जा
सकता है। आपको पता है बेटा ये सारे ब्रिज है जो हमें कहाँ पढ़ने होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैं आपको सारे पढ़ाऊंगा। अभी आप सिर्फ नाम लिखो, ठीक है? बहुत बढ़िया। यानी कि और इसमें इसका अध्ययन कहाँ करेंगे? तो बेटा ये भी लिख दो इसका अध्ययन, ताकि आप कंफ्यूज ना लो। तो बेटा इसका अध्ययन कहाँ करेंगे? विद्युत मापन यंत्र में। इसका अध्ययन यानी कि इन सभी का अध्ययन कहाँ करेंगे? इनका अध्ययन अपन कहाँ करेंगे? विद्युत माप वाले चैप्टर में करेंगे, आपको सबको पता है, ठीक है? चलिए, अच्छा यह इसका मूल सिद्धांत क्या है? तो बेटा इसका मूल सिद्धांत क्या है इस ब्रिज का? भुजा संतुलन का सिद्धांत। लिखो बेटा, आपको पूछेगा इस व्हीट स्टोन का सिद्धांत क्या है? तो आप बोलना बेटा इसका सिद्धांत क्या है? तो बोलना भुजा संतुलन का सिद्धांत। भुजा संतुलन का सिद्धांत। अब ये क्या है? अभी बताता हूँ बेटा भुजा संतुलन का सिद्धांत। अभी आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे 10 ही मिनट में, ठीक है? बहुत बढ़िया। यानी कि ये भुजा संतुलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आखिर ये कैसे कार्य करता है? तो आओ जानते हैं। यानी कि इसमें कितनी भुजा होती है? 4। तो 4 भुजा बना दो। सबसे पहले एक पॉइंट देखो ऐसे बनाता है बेटा, एक पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। चौथा बना दोगे? बिल्कुल। बेटा एक प्रतिरोध है ये, एक प्रतिरोध है ये और एक है ये। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं बेटा। देखो इसको अपने इच्छा से नाम दे दो। ये है P, कोई दिक्कत? ये है Q, कोई दिक्कत? ये है R, कोई दिक्कत नहीं? ये है S। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? 4 प्रतिरोध है। हाँ, अब मैं क्या करता हूं बेटा, कोई भी एक अज्ञात प्रतिरोध बना देता हूं। मैं मान लेता हूं ये मेरा क्या है? अज्ञात प्रतिरोध। तो मैं माना है मैंने अज्ञात प्रतिरोध। आप कोई भी मान सकते हो अज्ञात प्रतिरोध, ठीक है? कोई दिक्कत? अब देखो ये ब्रिज बना के नहीं? बन गया। 4 प्रतिरोध है कि नहीं? है। और इसको मैंने क्या है बेटा? माना है, ठीक है? अच्छा, बहुत बढ़िया। बेटा बीच के अंदर मैं क्या बनाऊंगा? एक गैल्वेनोमीटर। अक्सर आप पढ़ते हो ना बेटा गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर क्या है? जो धारा को डिफ्लेक्ट करता है ना, धारा को मापता है ना? तो बेटा यहां लिख दो, यहाँ G क्या है? ये G क्या है बेटा? G है गैल्वेनोमीटर। वैसे तो ये एसी डीसी दोनों में होता है, लेकिन ज्यादातर इसे बेटा डीसी में यूज करते हैं, ठीक है? गैल्वेनोमीटर ये क्या करता है बेटा? धारा का विक्षेप लेता है, धारा विक्षेप मापता है ना? अभी बताता हूं बेटा, मापता, ठीक? ये आपका गैल्वेनोमीटर लगा दिया। यानी कि कोई धारा की गड़बड़ी होगी, ब्रिज संतुलित नहीं होगा, तभी इसमें धारा जाएगी, वरना धारा नहीं जाएगी। तो बेटा ये क्या है मेरा? ये है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ठीक है? अब देखो यहाँ क्या ध्यान रखना है बेटा? यहाँ 2 चीजें ध्यान रखना है। अगर ये संतुलित होगा ब्रिज, ये संतुलित कौन होगा बेटा? ब्रिज। अगर ये ब्रिज संतुलित है, अगर ये ब्रिज संतुलित है, तो बेटा गैल्वेनोमीटर में जाने वाली धारा कितनी होगी? 0। अच्छा, और ब्रिज बेटा असंतुलित है ना, तो गैल्वेनोमीटर में जाने वाली धारा का मान 0 नहीं होगा। यानी इसके अंदर कोई ना कोई करंट जाएगी। बस ये समझ में आ गया? बस समझते चलो बेटा, आराम से, लोड लेना ही नहीं है, ठीक? अब देखो आराम से, यहां से बेटा मैंने एक सप्लाई ली, ठीक है? और यहाँ पर मैंने क्या किया? एक बैटरी लगा दी, है ना? ये मैंने एक बैटरी लगा, बस कुछ भी नहीं किया, है ना? अब देखो बैटरी का ये नेगेटिव आप पढ़ के आए हो और ये पॉजिटिव, यानी कि धारा कैसे बहेगी? इस तरफ, है ना? यहाँ से धारा गई आई, यही धारा यहाँ तक पहुंची आई, है ना? अब देखो बेटा यहाँ से धारा का हो गया बंटवारा, ठीक? अब यहाँ धारा क्या जा रही है मुझे नहीं पता, और बराबर है ये मुझे नहीं पता। अगर प्रतिरोध बराबर होता तो मैं कहता था धारा बराबर जा रही है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ I1 है ना? और यहाँ पे क्या है बेटा? I2 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा आराम से, ठीक है? इस बिंदु को मैं मान लेता हूँ A बिंदु, इसको मान लेता हूँ मैं B, ठीक है? अब इस बिंदु को A, इसको B, इसको मान लेता हूँ बेटा मैं C, और इसको मान लेता हूँ D। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, है ना? एक बार मैं मानता हूं ये पूरा मेरा ब्रिज क्या है? संतुलित है। अगर मैं मान लेता हूं मेरा ब्रिज क्या है? पूरी तरह से संतुलित है, तो बताओ यहां धारा जाएगी? तो यहां धारा नहीं जाएगी। यानी कि I1 जो यहां गई है ना बेटा, यही धारा इसमें चली जाएगी I1। ये कब हो रहा है बेटा? जब मैं मान रहा हूं कि मेरा ब्रिज संतुलित है। अभी मैंने बताया नहीं है ना? यहां से I2 है, अगर यहां धारा जाएगी नहीं, तो मैं मान लेता हूं I2 ही धारा यहां जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत है? हाँ, मैंने क्या माना है? यहां लिख देता हूं बेटा, मैंने माना है, माना मेरा ब्रिज क्या है? संतुलित है, संतुलित है। अभी बताऊं बेटा ब्रिज संतुलन की कंडीशन बताता हूं, ठीक है? अब देखो यहां से ब्रिज संतुलित है, यानी कि गैल्वेनोमीटर में धारा नहीं जाएगी। यानी कि यहां से जो धारा गई वो यहां गई, यहां से गई वो यहां गई। यहां तक कोई भी दिक्कत है?
कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? यानी कि मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, एबी के सापेक्ष वोल्टेज मेरा किसके बराबर हो जाएगा? ये मेरा वोल्टेज हो जाएगा एडी के सापेक्ष वोल्टेज, और यहाँ का जो वोल्टेज है वो इसके बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप बराबर है, क्योंकि धारा बराबर है। यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ? यहाँ मैं कह सकता हूँ विभव पात। बेटा विभव पात आप पढ़ के आए हो ना? यानी कि वोल्टेज ड्रॉप, है ना? तो मैं कह सकता हूँ वोल्टेज ड्रॉप किसका? एबी का। बेटा किसके बराबर होगा? विभव पात। देखो आराम से। ओहो! ये देखो बेटा, एबी का किसके बराबर होगा? एडी के। देखो तो यहाँ लिखो, एबी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? एडी। पाथ किसके बराबर हो जाएगा? एडी का। ठीक है? यहाँ से मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ बेटा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? एबी बराबर, और एबी क्या? आप कहोगे वोल्टेज ऑफ एबी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? वोल्टेज ऑफ एडी। इसी प्रकार से बेटा एक संबंध और आएगा। क्या आएगा? ये देखो कि बेटा बीसी का जो वोल्टेज है ना, वही क्या हो जाएगा? सीडी का हो जाएगा, क्योंकि यही तो धारा जा रही है ना। हाँ, तो बीसी किसके बराबर हो जाएगा? सीडी के बराबर। तो वीबीसी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? वीडीसी के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पर हमने क्या माना है? हमने माना है कि मेरा क्या है? गैल्वेनोमीटर जी, यानी कि जी में धारा का मान क्या है बेटा? धारा का मान क्या माना है मैंने? शून्य। ये शून्य कब होता है? ये किस में, उस स्थिति में होता है बेटा? पूछते हैं तो ये किस में होता है? संतुलन की स्थिति में होता है। संतुलन स्थिति में होता है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। अब आराम से देखना है ना, संतुलन की स्थिति में होता है। अब यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से तो धारा गई है, तो ड्रॉप देखो बेटा क्या है? P इंटू आई। भाई ड्रॉप क्या होता है? V इंटू आई। यहाँ I है और ये क्या है? प्रतिरोध P है। तो बेटा यहाँ से मैं देखो VBD की जगह क्या लिख सकता हूँ? P इंटू I1। कोई दिक्कत नहीं है ना। और देखो बेटा इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? ये हो जाएगा R इंटू I2। कोई दिक्कत। देखो आराम से देखो इसको, एक बार इसको देखो, ठीक है? तो बेटा यहाँ से लिख सकता हूँ पी आई वन बराबर आर आई टू, यानी कि बेटा देखो ये जो मान है ना, उसकी जगह मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ, ठीक? पी आई वन बराबर क्या हो जाएगा? क्यू आई टू, ये लिखा मैंने, बराबर क्यू आई टू। इसी तरह बेटा मैं एक चीज और लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से आर आई वन बराबर क्या हो जाएगा बेटा? एस आई टू। ये देखो मैंने लिखा बेटा आर आई वन बराबर हो जाएगा एस आई टू। कोई दिक्कत? कुछ नहीं बेटा, इन दोनों की जगह मैंने वोल्टेज ड्रॉप लिखा है ना? ये कोई पूछे क्या है तो बोलना बेटा ये क्या है? वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टता ड्रॉप। ठीक है? अब सुनना बेटा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे लिए समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। बेटा इन दोनों को मैं भाग दूंगा, इन दोनों को मैंने भाग दे दिया, तो बेटा मेरे पास क्या हो गया? दोनों को भाग देने पर, भाग देने पर बेटा किस किस को? ये पहली को और ये क्या है? दूसरे को। इन दोनों को मैंने भाग दिया, फर्स्ट है डिवाइडेड बाय सेकंड। तो मेरे पास क्या निकल के आया? देखो आराम से देखो, यहाँ से निकल के आया पी आई वन बराबर क्या हो जाएगा बेटा? क्यू आई टू। और यहाँ से क्या है? इसको नीचे दिया तो आर आई वन बराबर क्या है बेटा? एस आई टू, है ना? अब आराम से आप देखो बेटा, ये देखो Q1 से Q1, I1 से I1 और I2 से I2 कट गया। यहाँ से मेरे पास निकल के क्या आया? और अज्ञात क्या था? वापस देखो बेटा, अज्ञात क्या था? मेरे पास S था, मुझे S निकालना है। तो देखो ये S निकाला, तो S को मैंने इधर वज्र गुणा किया, तो बेटा क्या आया? PS बराबर, ये उधर चला जाएगा R इंटू क्यू। ठीक है? और यहाँ से मेरा अज्ञात प्रतिरोध आ जाएगा S बराबर आर बटे पी इंटू क्यू। बेटा यही नियम होता है व्हीट स्टोन का। क्या होता है? कि सामने की भुजाएं बराबर होती है, और इस तरह मैं अज्ञात प्रतिरोध को मान ज्ञात कर लूंगा। ठीक है? हाँ, चलो बेटा, तो देखो आराम से हो गया ना बेटा? बस कुछ नहीं है, मैंने I1 डाला, इधर I2, यानी कि इसका ड्रॉप इसके बराबर और इसका इसके बराबर, और आंसर आपके, है ना? अब देखो बेटा इसमें क्या याद रखोगे? इसमें महत्वपूर्ण क्या है बेटा? भुजा संतुलन की विधि में, भुजा संतुलन की विधि में क्या होता है बेटा? आमने सामने की भुजा को बराबर माना जाता है। आमने सामने की भुजा
के प्रतिरोधों का गुणा समान किया जाता है, समान किया जाता है। और क्या होता है बेटा? और किन्हीं तीन प्रतिरोधों से चौथे अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। कैसे करते हैं? देखो, रुको बेटा, करते हैं। अब देखो कैसे करेंगे बेटा। मान लो ये मेरा एक ब्रिज है, ठीक है, और आपको बोला जाएगा ये ब्रिज संतुलित है, तो कैसे पता लगाओगे? अभी बताता हूं बेटा, एक ही सेकंड में पता लगाओगे। मान लो यहाँ पर है मेरा 4 ओम, यहाँ पे मेरा है 8 ओम, ये है मेरा 2 ओम, और आपको पूछ मेरा इसका पी का मान ज्ञात करो। मैं मान लेता हूँ पी मेरा अज्ञात है, इसका मान ज्ञात करना है। तो व्हीट स्टोन का नियम क्या कहता है? ये क्या नियम है बेटा? भुजा संतुलन का नियम है कि नहीं? इसमें क्या होता है बेटा? आमने सामने की भुजा के प्रतिरोध के गुणा को समान किया जाता है ना? तो देखो आमने सामने कौन है? ये है कि नहीं है? तो मैं यहां से कह दूंगा 4 इंटू पी बराबर ये बेटा इसका गुणा 2 इंटू 8, यानी कि 2 इंटू 8। तो बेटा आपको नहीं पता चल रहा, आराम से देखो, यहां से मैं 4p बराबर 16, और यानी कि p का मान क्या हो जाएगा मेरा? 4 ओम। बेटा इतने छोटे क्वेश्चन आएंगे, आराम से देख लो, ठीक है? ठीक है। अगली जो साथियों बेहद महत्वपूर्ण विधि है वो मेरी है ओम मीटर विधि। कौन सी है? ओम मीटर। आओ उसमें हम जानेंगे जो ओम मीटर दायां वाला क्या होता है, बायां होता है, सब कुछ मैं आराम से आपको समझा दूंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपको एकदम अच्छा फील होगा, ठीक है? दूसरा, ओम मीटर विधि। कौन सी विधि है बेटा? ओम विधि। अब देखो ओम विधि, दूसरा ओम मीटर विधि। अच्छा, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए बेटा कि ओम की जरूरत कहाँ पड़ी? तो आपको पता है बेटा, नॉर्मल हम प्रतिरोध को हाथ में रखते हैं तो क्या उसकी रीडिंग ले पाते हैं? नहीं ले पाते। तो बेटा इसीलिए उसके सटीक मान की जानकारी नहीं हो पाती, इसलिए हम ओम मीटर विधि का प्रयोग करते हैं। तो प्रायोगिक तौर पर कलर कोड द्वारा सटीक मान नहीं मिलता है, इसलिए ओम मीटर का विधि का प्रयोग होता है। तो बेटा पूछा जाता है इसका आप क्यों यूज करते हो? क्योंकि प्रायोगिक तौर पर कलर कोड द्वारा, जो अपन कलर से दिखाते थे ना बेटा, कलर कोड द्वारा प्रतिरोध का सटीक मान, सटीक यानी कि फिक्स मान ज्ञात नहीं हो पाता था। इसीलिए बेटा किसकी मदद ली गई? इसीलिए ओम मीटर बेटा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओम मीटर विधि प्रयोग ली जाती है, विधि प्रयोग ली जाती है। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है? अच्छा ऐसा क्यों होता है बेटा? अच्छा मुझे ये बताओ, आपसे अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें मुझे याद आ रहा है कि एक बार यूपीपीसीएल में पूछा गया था कि बताओ ऐसा कौन सा स्रोत है, ऐसा कौन सा मीटर है जिसके अंदर आंतरिक ऊर्जा स्रोत होती है? तो बेटा ये वोल्टेज स्रोत है। क्यों? क्योंकि एम मीटर तो सीधा कनेक्ट होगा, वोल्ट मीटर भी सीधा जुड़ेगा, लेकिन बेटा इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें सेल डालना पड़ेगा। तो बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ज्ञात रहे ओम मीटर में आंतरिक ऊर्जा स्रोत होता है। तो बेटा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 100% स्टार करके लिख दो बेटा, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ओम मीटर में बेटा क्या होता है? आंतरिक आंतरिक क्या होता है बेटा? ऊर्जा स्रोत होता है, ऊर्जा स्रोत होता है। बेटा ये बेहद महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान रखना। ऐसा कौन सा मीटर है? ओम मीटर है, जिसके अंदर बेटा क्या होता है? आंतरिक ऊर्जा स्रोत होता है, ठीक है? अब पूछा जाता है बेटा ये कितने प्रकार के होते हैं? तो आप सभी को पता है यह 2 प्रकार के होते हैं। यह मीटर बेटा कितने प्रकार का होता है? तो यह मीटर 2 प्रकार
का होता है। तो आपसे पूछेगा ये मीटर दो प्रकार का कौन कौन सा होता है, तो बेटा दो ही होते हैं, एक होता है श्रेणी प्रकार, एक होता है समानांतर प्रकार। आइए जानते हैं। तो यहां से बेटा ये कितने तरह के होते हैं, दो। आओ, तो यहां लिखो बेटा ओम मीटर। ओम मीटर बेटा ये कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटा ओम मीटर हमेशा ध्यान रखना ये दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, श्रेणी ओम मीटर, श्रेणी प्रकार का। अब इसमें से क्या क्वेश्चन आता है वह इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। और दूसरा क्या है बेटा, समानांतर प्रकार का, समानांतर प्रकार का ओम मीटर। ठीक है, श्रेणी प्रकार और समानांतर